Hello, Assalamu alaikum and welcome back to ASM classes. This is Adil Saif and in this video we are going to discuss the MCQs of demography and census. This is our lecture number 16 in the statistics MCQ series. So far हमने यहाँ पे 15 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं जहाँ पर हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, देन हमने टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड द लास्ट टॉपिक वाज इंडेक्स नंबर्स। ये हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है 95% कंप्लीट किया है। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ डेमोग्राफी सेंसस, इट इज फीचर्स एंड फंक्शंस। इसका सिर्फ एक ही पार्ट आएगा, पार्ट फर्स्ट, दैट इज जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अभी आपके लिए अपलोड होगा। अब देन उसके बाद जो हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स होगा, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो ऑफ आवर स्टैटिस्टिक्स सीरीज। अगर अभी तक आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, दे आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल एएसएम क्लासेस, कंप्लीटली फ्री, सब कुछ वहाँ पे हमने अपलोड करके रखा है। एंड मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये हमारा सिर्फ पार्ट ए या पार्ट बी में क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको, क्योंकि अगर आपको याद होगा जो हमारा FA का सिलेबस है उसमें अगर आप जियोग्राफी का सिलेबस देखोगे, जियोग्राफी के सिलेबस में भी एक जगह डेमोग्राफी एंड सेंसस लिखा है। एंड एज यू ऑलरेडी नो, मैंने जियोग्राफी के 300 बेस्ट MCQs फॉर FEE या फॉर एनी अदर एग्जाम यहाँ पे अपलोड किए हैं। वो भी अगर अभी आप तक नहीं देखे, गो एंड वॉच दोज वीडियोस। हाई एंड क्वेश्चंस है और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस है, जाके वो वीडियो भी देखो, उसके बाद ये वीडियो भी देखो। अब यहाँ पे हमने नया ऐड क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ 8-9 क्वेश्चंस जो हमारा 2027 में सेंसस होने वाला है उसके ऐड किए हैं। एंड वन मोर पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग, अब जब ये हमारा पूरा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज लेक्चर नंबर 16, 17 एंड 18 लेक्चर्स आ जाएंगे। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इन दिस वीडियो, इन दिस जो हमारा कंपोनेंट चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, मैं उसमें जो हमारा सेंसस है, सेंसस 2017 का एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे लाऊंगा। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स ऐड होंगे, जो भी हमारे एग्जाम के लिए, जो FEE आपका एग्जाम होने वाला है ऑन द 15 नवंबर, उसके लिए जो भी चीजें जरूरी होगी वो मैं सारा यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए क्या लाया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विश डेमोग्राफी एंड हमारे पास क्या आता है, पॉपुलेशन जियोग्राफी। देखिए, अगर हम देखेंगे ना, हमारे पास एक्चुअली दो नहीं, हमारे पास एक्चुअली 3 टर्म्स आती है जो आपस में रिलेटेड है। फर्स्ट वी हैव डेमोग्राफी, सेकंड वी हैव पॉपुलेशन। पहले आपको लग रहा होगा जो पॉपुलेशन और डेमोग्राफी ये सेम है, सेम, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या डिफरेंस है, डेमोग्राफी। एंड थर्ड वी हैव सेंसस। ये 3 चीजें, डेमोग्राफी एंड सेंसस ही नाम है, सुना होगा आपने। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, डेमो का मतलब होता है पीपल एंड ग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। अब लोगों को आप कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, इन जो हमारी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का यहाँ पे साइज कितना है, ठीक है ना, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, ये हम इसके बारे में, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये होता है हमारा डेमोग्राफी। देन जो हमारा पॉपुलेशन जियोग्राफी है, याद रखेंगे, इट इज मेनली concerned with how people and their characteristics are spread across the different places। अब उसके कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन जियोग्राफी है, इट focuses on the spatial distribution of population। किस पे, spatial distribution of population। what is spatial distribution of population, जो हमारी population है, how it is distributed over the surface of earth। कहीं पे अगर आप देख रहे हो जो हमारे ग्रेट प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन्स में हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है,
अगर आप देखोगे माउंटेनियस एरिया जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे जो हमारा दिस इक्वेटोरियल बेल्ट है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू द पोलर एरियाज। दैट इज कॉल्ड एज वो हमारा पॉपुलेशन जियोग्राफी। पॉपुलेशन इज ये हमें प्रॉपर वे में दिखाता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहाँ पे सिर्फ जियोग्राफी में डेमोग्राफी में क्या देखा जा रहा है, ग्रोथ कितनी है, साइज कितना है, डेंसिटी क्या होता है। एंड देन सेंसस, सेंसस में हम इन्हीं चीज़ों को फिर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जब इनका मेजरमेंट जो हमारी पॉपुलेशन है, इसका साइज है, इसकी डेंसिटी है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप इसकी कंप्लीट एनुमरेशन करोगे, सेंसस इज द कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना। अब देखिए स्टेट समझ आए पॉपुलेशन क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होता है। देन उसके बाद अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डेमोग्राफी मेनली स्टडीज स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, साइज कितना है हमारा, डेंसिटी कितनी है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, डोंट वरी। देन पॉपुलेशन जियोग्राफी स्टडीज द स्पाशियल, जो मैं अभी आपको बता रहा था, हाउ द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। डिफरेंट प्लेसेस में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, और कौन सी चीज़ें इनको अफेक्ट करती हैं, दैट इज पॉपुलेशन जियोग्राफी। एंड देन पॉपुलेशन जियोग्राफी इग्नोर्स माइग्रेशन। दिस इज इनकरेक्ट। अब क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन जियोग्राफी मेनली ये किससे डील करता है, इट डील्स विद द माइग्रेशन। यहाँ पे जब सुपाशल क्या लोग आ रहे हैं या क्या लोग हमारे वापस जा रहे हैं, दैट इज हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। इसका मतलब ये दो हमारे गए, हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही ऑप्शन याद रखेंगे। जो मेन कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी है वो तो माइग्रेशन ही है। माइग्रेशन से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो पॉपुलेशन स्पाशल, अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन है क्या वो थ्रू बर्थ रेट डेथ रेट बढ़ गई है, या क्या वो थ्रू माइग्रेशन इमिग्रेशन से यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेंसिटी की बात की जा रही है, डेंसिटी अर्थमेटिक डेंसिटी, देन फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एंड देन थर्ड वी हैव एग्रीकल्चरल डेंसिटी। आपने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ पे मैंने 3 नई डेंसिटीज ऐड की है। एक डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी दैट इज अर्थमेटिक डेंसिटी। अब अर्थमेटिक ये हमारा बेसिक मेजर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि अर्थमेटिक डेंसिटी इज पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज उसको अर्थमेटिक डेंसिटी। अब ये ऐसे जो हमारा अर्थमेटिक डेंसिटी है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे हम करते हैं, हम यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल लैंड एरिया, ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का अर्थमेटिक डेंसिटी। अर्थमेटिक डेंसिटी लेट अस सपोज टोटल पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे 100 है, और जो हमारे यहाँ पे 1000 है, और जो हमारा यहाँ पे सेकंड आएगा दैट इज टोटल यहाँ पे जो हमारा है लैंड एरिया है, लैंड एरिया लेट अस सपोज वी हैव 10 हमारे पास लैंड एरिया, ये कट गया, देन वी हैव अर्थमेटिक डेंसिटी हमारी 100 आ जाएगी। ऐसे कैलकुलेट नहीं करना होगा, जस्ट आप याद रखेंगे। देन वी हैव फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब ही यही होता है, इट मीन्स इट इज द पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ एरिएबल लैंड। अब ये तो हमारा जो अर्थमेटिक डेंसिटी है इन जनरल ये बता रहा है कि कितनी पॉपुलेशन किसी एरिया में, इट इंक्लूड्स बोथ एरिएबल लैंड और जो हमारा एरिड लैंड होता है। लेकिन जो हमारा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होता है यहाँ पे ये क्या कैलकुलेट करता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट, कहाँ पे, कल्टिवेबल लैंड। अगर कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड है, इस एग्रीकल्चरल लैंड 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। एंड देन थर्ड वी हैव एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अब एग्रीकल्चरल डेंसिटी नंबर ऑफ
फार्मर्स पर यूनिट। अब उस देखो हमने पहले देखा जो हमारा कल्टिवेबल लैंड है या एरिएबल लैंड दोनों सेम है। अब इस एरिएबल लैंड में कितने लोग रह रहे हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब इन 100 लोगों में हमें ये देखना है कि जो हमारे फार्मर्स है वो कितने हैं। अगर 100 में से यहाँ पे 100 में से यहाँ पे 10 जो पर्सन है दे आर द फार्मर्स, देन इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, इसको यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेंसिटी बोला जाता है। समझाया, ठीक है ना। हमने किसकी बात की, अर्थमेटिक डेंसिटी सिंपली टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एरिएबल लैंड, जो आप जहां पे आप कल्टीवेशन करते हो वहां पे कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। देन एग्रीकल्चर, अब उस कल्टिवेबल लैंड में एग्रीकल्चर जो हमारे फार्मर्स है वो कितने हैं, दैट इज वो हमारा है वो हमारा एग्रीकल्चर डेंसिटी। दैट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, इजी है ये जो हमारा ये और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है इसमें हमें न्यूमेरिकल्स नहीं करनी है, ठीक है। देखेंगे अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी हुई तो हम करेंगे, लेकिन ऐसा सच हम यहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेज व्हेन मॉर्टेलिटी डिक्रीजेज। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन एवरेज, सॉरी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स दैट ए person is expected to live, average number of years that a person is expected to live, that is called as life expectancy। मैं फिर से बताऊंगा, average number of years that a person is expected to live। और इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज करंटली वो हमारी कितनी है, वो हमारी 70 है। अब ऑप्शन क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज व्हेन मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी सिंपली मतलब डेथ रेट। ऑब्वियसली बात है अगर हमारी डेथ रेट डिक्रीज होगी दैट मीन्स ये 70 के बाद 72 भी जा सकता है, 73 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेज, ये हमारी इंक्रीज हो जाती है विद द डिक्रीज इन डेथ रेट। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी पढ़ा होगा आपने, इन्फेंट मॉर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ्स जो हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना, बिलो 1 एज, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट डेथ्स यूजुअली लोअर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये तो हमारा सही है क्योंकि अगर बच्चे ही बेचारे ज्यादा मर जाएंगे तो बूढ़ा कौन होगा, ठीक है ना, दैट विल अल्टीमेटली डिक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड देन थर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड्स ऑन द बर्थ रेट, बर्थ रेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। बर्थ रेट के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चा कब तक यहाँ पे जिएगा, क्या वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल तक यहाँ पे जिएगा। इसका ये ज़्यादा यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। एंड देन जो हमारे पास रिलेवेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर 1 एंड 2। ठीक लगा आपको, समझ आया ये हमारा क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे ये क्वेश्चन था। देन उसके बाद वी हैव, डोंट वरी, यहाँ पे जो मेरा ये लेक्चर है इससे मैंने जो सेंसस 2017 है उसके बहुत ही अच्छे और हाई लेवल क्वेश्चंस लाए हैं। यू विल डेफिनेटली लाइक दो सेक्शंस। हमारे सेक्शन जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा वीडियो बने रहिए, ठीक है ना, कहीं जाना मत। देन वी हैव चाइल्ड सेक्स रेशियो, CSR इन इंडिया रेफर्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ये तो 100% सही है इन द एज ग्रुप, लेकिन किस एज ग्रुप में, ये हमारा किस वाली एज ग्रुप में आ जाता है, सीधे मैं आपको बताऊंगा 0 to 6 ईयर्स। ये आप याद रखोगे, जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है इट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 या नंबर ऑफ गर्ल्स बनाएंगे, छोटे बच्चे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 मेल्स विद इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 16 ईयर्स, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे जो हमारा 2000 लास्ट ऑफिशियल सेंसस था दैट वाज हेल्ड इन 2011, उस वक्त जो हमारा CSR चाइल्ड सेक्स रेशियो था दैट वाज 1919। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना, 919 वाज द, अब जो रिसेंट होगा नया सेंसस आएगा नेक्स्ट ईयर वो हम उसी वक्त अपडेट करेंगे, ठीक है ना। ये समझ आया, चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 16 2011 सेंसस के हिसाब से इट इज 919। क्वेश्चन नंबर 4, देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे पिरामिड की बात की जा रही है। पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसके बाद हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आपको पॉपुलेशन पिरामिड समझ में नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन समझना
बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है, सिंपली एक ग्राफ होता है या एक ग्रुप होता है दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय एज एंड बाय ग्रुप। दैट शोज द, ये क्या दिखा रहा है? पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, किस हिसाब से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय एज एंड जो हमारी सेक्स है। अब एज का मतलब क्या है? 0 टू, जहां तक इंसान जिंदा रहता है, लेट अस सपोज 0 टू 100, ये हम देखेंगे। एंड सेक्स यहाँ पे दो आते हैं, एक हमारा फीमेल आता है, दूसरा हमारा मेल आता है। दैट इज, अब ये हमें किस चीज़ से पता चलता है? ये हमारा पॉपुलेशन पिरामिड से पता चल जाता है। इट हेल्प्स, अब पॉपुलेशन पिरामिड किस लिए यूज़ किया जाता है? इट हेल्प्स अस टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। मेल्स कितने हैं? यूजुअली जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना? ये हमारा, हाँ परफेक्ट बन गया, ये हमारा पॉपुलेशन पिरामिड। बीच में हम यहाँ पे एक लाइन डालते हैं, इस लाइन के याद रखेंगे जो हमारा लेफ्ट साइड में मेल्स आते हैं और जो हमारा राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड में हमारे फीमेल्स आ जाते हैं। ऐसे इनको मेजर किया जाता है। देन यहाँ पे अगर हम ग्रुप रखेंगे जो हमारा यूजुअली 3 ग्रुप्स में होता है, 0 टू 15 ईयर्स, ये हमारे छोटे बच्चे। उसके बाद वर्किंग पॉपुलेशन 15 से लेकर 65, और 65 के बाद जो हमारा अबो, जहाँ तक इंसान जिंदा रह सकता है, वो हमारा थर्ड ग्रुप रह जाता है। अब मैंने क्या बताया? पॉपुलेशन पिरामिड ये इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन 0 टू 15 एज ग्रुप में कितने हैं, 15 टू 65 में कितने हैं, 65 से अबो कितने, दैट टू यहाँ पे मेल कितने हैं और हमारे यहाँ पे फीमेल्स कितने हैं। समझ आए ना पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? दैट शोज दैट हेल्प्स अस टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन अलोंग विद देयर एज ग्रुप। मेल्स कितने, फीमेल्स कितने, किस एज ग्रुप में कितने ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, जो हमारा ये पॉपुलेशन पिरामिड होता है ना, यूजुअली ये 2-3 टाइप्स का होता है, उतना हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ। अगर याद रखेंगे जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है, अगर मैं मान लो आपको बर्थ रेट, या मैं आपको एक बात बताऊँ, बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई, हमारा जो बेस होगा वो कैसा होगा? हमारा अगर दोनों बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई होगा, हमारा बेस ब्रॉड होगा। अब बेस ब्रॉड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। अगर बेस ब्रॉड होगा, जो हमारी 65 से अबो पॉपुलेशन है वो नैरो होगा, क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा मर रहे तो बूढ़ा कौन हो जाएगा। इन केस ऑफ हाई बर्थ रेट एंड इफ यू आर राइट दिस थिंग, इन केस ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, द बेस इज लार्ज एंड द टॉप इज नैरो। अब बेस क्यों लार्ज है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं और ज़्यादा पैदा भी हो रहे हैं। नैरो क्यों है? क्योंकि बच्चे ज़्यादा जवान नहीं हो रहे या ज़्यादा सिटीजन्स में वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन, अगर हमारे यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे लो डेथ रेट होगा, डेथ रेट कम है, उस वक्त भी जो हमारी बेस होगी वो ब्रॉड होगी और थोड़ा सा जो हमारा टॉप है वो भी ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है ना? इन केस ऑफ इफ द लो डेथ रेट, उसमें ब्रॉड बेस होगा और जो यंगर एज ग्रुप है ये भी हमारा थोड़ा सा ब्रॉड ही होगा। फॉर एग्जांपल जो हमारी इंडिया के केस में जो पॉपुलेशन पिरामिड है, यहाँ पे हम ये बताते हैं कि जो हमारी ब्रॉड बे वो बहुत ही ज्यादा बेस है। अब अगर दोनों होगा, अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन है, अगर बोथ द डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट्स आर हाई, लो, ये तो हमने हाई देखा। अगर दोनों डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी हमारी लो है, दोनों अगर ये लो है, देन उस वक्त ब्रॉड जो बेस हमारी है वो हमारी नैरो बेस भी होगी और टॉप भी। अगर ज़्यादा बच्चे जो क्या है ना ही पैदा हो रहे हैं और ना ही मर रहे, बेस भी हमारी छोटी होगी और जो टॉप है वो भी हमारा छोटा ही होगा। नाउ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। जो हमारा यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है एक्सपेंडिंग पिरामिड। अब मुझे बताओ पिरामिड कब एक्सपेंड होगा? जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ये कब बढ़ जाएगा? जब हमारा बर्थ रेट हाई होगा। सीधी सी बात है, ये फिर भी आपको ये याद रखना था, ये मुझे बताना था, जरूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लिख सकते हो। ये हमारा पहला। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी मतलब स्टेबल पॉपुलेशन। अब कंट्रैक्ट कब होगा? जो मैंने आपको ये बताया, जो बेस, ये कंट्रैक्ट कब होगी? जब हमारे पास लो बर्थ रेट होगा।
इस हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन है, हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे ए आएगा। रिमेंबर दिस, पॉपुलेशन जो पिरामिड है इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उनका एज ग्रुप कितना है और उनका यहाँ पे सेक्स क्या है, उनका मेल्स कितने, फीमेल्स कितने, प्रॉपर वे में मैंने आपको ये दिखा दिया। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तक यहाँ तक आ गई हो लेक्चर नंबर 16 तक कंसिस्टेंटली आप मेरे साथ हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर क्या ही बोलो मैं आपको अभी जस्ट नाउ। फिर आप बोल जाते हो पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ मेरी ये सीरीज कैसी चल रही। कमेंट तो आप ज़्यादा नहीं करते हो, बहुत ही कम कमेंट करते हैं। देन उसके बाद सब्सक्राइब करो, मेक श्योर। चलो कमेंट नहीं करते हो आप, मुझे नहीं पता आपको कौन सी चीज़ रोक रही है, बट मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे चैनल की एनालिटिक्स है वहाँ पे अभी भी 50% बच्चे ऐसे जो कंसिस्टेंटली पहले दिन से मेरे साथ है, एंड दोज हु आर वाचिंग माय वीडियोस अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब। भाई अगर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर पा रहे? कौन सी चीज़ आपको रोके हुई है? मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब, ठीक है ना, उससे हमें मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन सी चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव करती है? देखो, हायर एक्सपेक्टेंसी ये भी है, याद रखेंगे, बेटर एजुकेशन ये भी है, हायर इनकम ये भी है, पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे देखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन सी चीज़ इम्प्रूव करती है। दैट इज वी हैव दिस बेटर, मोस्ट रिलेवेंट इज बेटर एजुकेशन। जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी, अगर आप देखेंगे जिनका जो HDI वैल्यू यूजुअली जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, उनका HDI वैल्यू हाई क्यों है? क्योंकि वहां पे बेटर एजुकेशन है, उनका स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई है। फर्स्ट ऑप्शन। देन सेकंड वी हैव, हमने किसके बारे में बताया? सेकंड वी हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद सेकंड, अगर जितना हायर हमारा यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा उतना ज़्यादा ये यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी यही दिखा रहा है कि कंट्री का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है। एंड देन थर्ड जो हमारा आएगा हायर इनकम ग्रुप। जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होगी उतना आप ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। देन जो हमारा फोर्थ है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका और इसके साथ ज़्यादा यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा सही ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ये बी पार्ट इसका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6। देन उसके बाद अच्छा मुझे बताओ जो हमारा HDI वैल्यू है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ इंडिया का अभी रैंक क्या है, HDI की रैंक क्या है, टॉप पोजीशन पे कौन सी है, और जो पैरामीटर्स है 3 पैरामीटर्स HDI के हैं। देयर आर 3 पैरामीटर्स ऑफ HDI। मुझे उन 3 पैरामीटर्स का यहाँ पे नाम बताओ, ठीक है ना। अगर बता सकते हो तो लाइक कमेंट करो। देन वी हैव यहाँ पे माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, पढ़ा होगा आपने, माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन आपने पढ़ी होगी। अब हमें यहाँ पे मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा व्हाट इज माल्थसियन थ्योरी, मैं आपको सिर्फ बताऊँगा जो हमारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पॉपुलेशन ग्रोज जियोमेट्रिकली, फर्स्ट पॉइंट, ये तो हमारा 100% है। जियोमेट्रिकली कैसे जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो होती है, ये 1, 2, 4, 8, देन वी हैव दिस 1, 2, 4, 8 के बाद 16, ऐसे डबल हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एंड जो फूड है, फूड सप्लाई ग्रोज अर्थमेटिकली, जियोमेट्रिकली डबल हो रहा है, अर्थमेटिकली ये ऐसे बढ़ रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, सो एंड सो फोर्थ, ये हमारा बढ़ रहा है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ नेवर एक्सीड्स फूड प्रोडक्शन। नहीं, माल्थस ने बताया था एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे पॉपुलेशन विल इवेंचुअली एक्सीड्स द, किस चीज को यहां पे एक्सीड करेगी? इट विल एक्सीड द फूड प्रोडक्शन को यहाँ पे ये एक्सीड करेगी, ठीक है ना। ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पॉपुलेशंस के बारे में बताया गया है, पढ़ा है ना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 100% आपने पढ़ा है, ये मैं छोड़ूंगा,
दिस विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन, आज बहुत क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रखूंगा, ठीक है ना। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ कब बढ़ जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। पॉजिटिव नेचुरल इंक्रीज occurs when the birth rates exceed death rates। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, नेचुरल इंक्रीज। सिंपली आप देख रहे हो कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नेचुरल इंक्रीज होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, आज सिंपल आएगा व्हाट इज नेचुरल इंक्रीज। इफ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट अगर वो एक्सीड कर रही है देन इट इज पॉजिटिव नेचुरल इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू डेथ रेट्स, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन पॉजिटिव नेचुरल इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बर्थ रेट्स आर एक्सीडिंग द डेथ या बर्थ्स आर एक्सीडिंग द डेथ सिंपली। देन जीरो पॉपुलेशन जो हमारा यहाँ पे है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कैन आकर इवन इफ बर्थ इक्वल डेथ एंड नेट माइग्रेशन इज जीरो। वही हमारा जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ का ये मतलब नहीं है कि पॉपुलेशन पैदा ही नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं मर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी बर्थ रेट हमारी है, बर्थ रेट इज इक्वल टू जो हमारी यहाँ पे बर्थ रेट है ये किसके बराबर है, ये डेथ रेट है। और यहाँ पे माइग्रेशन जो एक एरिया है, ना ही यहाँ से कोई बाहर जा रहा है और ना यहाँ पे कोई अंदर आ रहा है, एंड नेट माइग्रेशन इज जीरो। एंड देन नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब डेथ रेट एक्सीड हो जाए किससे, बर्थ रेट से। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इंप्लाइज आउट माइग्रेशन। नहीं, ये तो हमारा गलत है। ये कैसे दिखा सकता है, इट इंप्लाइज आउट माइग्रेशन। और नेगेटिव हमने बताया इसका नेट माइग्रेशन जीरो होगा, इसके साथ इसका कोई वास्ता। ये सिर्फ बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ आउट माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन EMMI वाला, ठीक है ना। इमिग्रेशन हमारे पास दो है, आपने सुना होगा, एक हमारे पास है इमिग्रेशन और दूसरा है IMMI। दोनों है ये सुपरलिंग, थोड़ी सी जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी सेम है, सिर्फ ई और आई का फर्क है, ठीक है ना। ये हमारा गलत है। हमारा जो सही स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट 1 and 2। देन उसके बाद वो है क्वेश्चन नंबर 10। रीजन, एक सेकंड ठहरिए, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 10 आएगा। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी इवेंचुअली लीड्स टू पॉपुलेशन एजिंग। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, अब फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, बच्चे पैदा होना। सिंपली आप याद रखोगे फर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चे पैदा होना, ठीक है ना। कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे लोग they will convert into this younger ones and they will become the citizens। अब ये क्या बता रहा है, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी लीड्स टू, ये किस में हमारा लीड कर रहा है, पॉपुलेशन एजिंग। पॉपुलेशन एजिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपली याद रखेंगे जो हमारा पॉपुलेशन एजिंग का मतलब क्या होता है, शेयर ऑफ अडल्ट्स इज इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन एजिंग का मतलब जो मैंने अभी आपको पैरामिड यहाँ पे बताया था 1, 2 and 3, जो ये वाला है 65, एक सेकंड ठहरिए, जो हमारा यहाँ पे 65 टू अबो, इसका जो शेयर है वो ज्यादा बढ़ रहा है। वाइल द यंगर वंस, इनका शेयर बढ़ रहा है पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। एट द सेम टाइम जो हमारे यंगर वंस है इनका पॉपुलेशन में शेयर कम हो रहा है। सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर फर्टिलिटी से क्या होता है, फर्टिलिटी जितनी कम होगी यहाँ पे लोग पैदा कम होंगे, यहाँ पे भी लोग कम आ जाएंगे। अब जो हमारे ऑलरेडी है, जो यंगर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है, उनका यहाँ पे जो शेयर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। A smaller proportion of children increases the relative share of older। ये तो सही बात है। अगर ये स्मॉलर प्रपोर्शन बच्चे कम होंगे देन जो हमारे बूढ़े वो तो उनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा हो जाएगी। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब जो ए पार्ट है दैट इज वो हमारा करेक्ट आंसर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसकी, ए की यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद वी हैव this crude birth rate, crude death rate, infant mortality rate, and then we have बस 3 ही यहाँ पे है। अब ये 3 क्या करोगे, ये आप मुझे इजी है, ये आप मुझे सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक डेफिनेशंस पता होंगी, पता है ना।
हाँ 100% मुझे पता है, क्योंकि अब तो आपका एग्जाम भी नज़दीक आने वाला है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़रा कमेंट करो आपको कितने क्वेश्चन आज ठीक हो रहे हैं, ठीक है। आज का सेक्शन मोर आर लेस एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेक्शन, ये हमारा इजी सेक्शन चल रहा है, ठीक है ना। देन उसके बाद वो है क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग जनरली रिजल्ट्स फ्रॉम रैपिड अर्बनाइजेशन। अगर हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है उसके क्या रिजल्ट है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ज़रा बताओ उसके क्या रिजल्ट है। ग्रोथ ऑफ स्लम्स बढ़ गए, स्लम्स बढ़ गए, ठीक है ना। सो झोपड़पट्टियाँ वो बढ़ जाएगी। देन वी हैव प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको देनी होगी। अगर यहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सिंपली आप याद रखोगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये तो हमारा आएगा नहीं। देन हमारे पास बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ और एक है, अर्बनाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। 100% सही है ये। अर्बनाइजेशन जनरली प्रोवाइड्स बेटर 100% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज ज़्यादा, इसीलिए अगर आप देखोगे माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है रूरल टू अर्बन। आपने कभी कहीं रेयर केस में हम देखते हैं कि कोई जो यहाँ पे टाउन या सिटी का कोई ये इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, फैमिली है, वो कहाँ की तरफ शिफ्ट होगी, दे मूव टू द रूरल एरियाज। अर्बन से वो रूरल, हम क्या देखते हैं हमेशा रूरल से लेकर वो अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्बन एरियाज में हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर रोड्स, बेटर हॉस्पिटल्स, हर बेटर इंडस्ट्रीज वहाँ पे होती है, डेवलप्ड इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे। रूरल बेचारे वही कहाँ पे फंस जाते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में फंस जाते हैं। फिर जब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उनकी प्रोडक्शन कोई लेता ही नहीं है, अगर कम हो जाए उनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो घर घर की कहानी है। चलिए हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारे सही है एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन हमारा ए। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये बताता है कि इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन। 100% पढ़ा है हमने। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, इसका आंसर आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे। लोअर फर्टिलिटी इंक्रीज डिपेंडेंसी रेशो इमीडिएटली। ये तो गलत है। हाउ कैन द लोअर फर्टिलिटी, एक सेकंड, हम ये बता रहे थे कि इंक्रीजेस, इसका अगर फर्टिलिटी रेट हमारा लोअर होगा तो बच्चे भी कम पैदा होंगे, डिपेंडेंसी रेशो कहाँ से बढ़ेगा, ये तो हमारा गलत है। एंड पॉपुलेशन एजिंग इज एसोसिएटेड विद डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, ये हमारा सही है। मैं ये फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था मैंने ये आपको डिटेल में समझाया, व्हाट इज पॉपुलेशन एजिंग। अब जो हमारा सही है दैट इज दूसरा हमारा यहाँ पे गया, वी हैव 1 and 3, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन मेनली डिपेंड्स ऑन। कौन सा है हमारा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 है। आप पॉपुलेशन आप कैसे प्रोजेक्ट करते हो कि जो हमारी पॉपुलेशन है ये बढ़ेगी या ये कम होगी? इट डिपेंड्स अपॉन द 100%, ये सही है। एज इट इज एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फर्टिलिटी ट्रेंड्स, अगर हमारी फर्टिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही, फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ बर्थ्स, बर्थ कितने हो रहे हैं, डेथ्स कितने हो रहे हैं। माइग्रेशन में दोनों, माइग्रेशन इट अफेक्ट्स बोथ द, जो हमारी पॉपुलेशन को इन आइदर वे, या तो ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे या तो ये पॉपुलेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, या तो ये पॉपुलेशन को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है दैट इज 1, 2 and 3, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? विच आर द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एजिंग। पॉपुलेशन एजिंग के कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बताया गया है। आप पॉपुलेशन एजिंग मैंने आपको समझाया, मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो ये वाला मैं खुद ही आपको बताता हूँ। इंक्रीज्ड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, ये तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है सही। हायर ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो, बढ़ गई तो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो बढ़ जाएगी। श्रिंकिंग लेबर फोर्स, अगर हमारे पास बूढ़ी ज़्यादा है तो लेबर फोर्स हमारे पास कम है, सॉरी सीनियर सिटीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे जो हमारा लेबर फोर्स है, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन वो कम है। इंक्रीज्ड स्कूल एनरोलमेंट, इंक्रीज्ड स्कूल एनरोलमेंट और पॉपुलेशन एजिंग के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का सीधा यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा? 1, 2 and 3।
देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंसस। पहला ही जो हमारा क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था, एक जो हमारा सेंसस इज ए कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन का वो क्या होता है, कंप्लीट एन्यूमरेशन होता है। एंड देन इंडिया फॉलोज अ डेसिनियल सेंसस 100% एवरी 10 ईयर्स हमारा सेंसस होता है। बट अनफॉर्चुनेटली 11 के बाद जो हमारा नेक्स्ट होने वाला था दैट इज 2021, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड वो नहीं हो पाया। अभी नेक्स्ट ईयर आई होप कि वो आ जाए, ठीक है ना। देन वी हैव सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर्स, ये हमारा गलत है। इसका मतलब 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, इजी है ये। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट। ये हमारा एक्ट है, 100% है, सेंसस एक्ट सेंसस एक्ट 1948। देन इंडिविजुअल सेंसस इंफॉर्मेशन इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ये भी हमारा 100%, आपकी जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है जो कलेक्ट की जाती है बाय द इन्यूमरेटर्स, इट इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। सेंसस डेटा कैन बी यूज्ड एज ए लीगल एविडेंस अगेंस्ट ए पर्सन। ये लेकिन लीगल एविडेंस कौन, गवर्नमेंट यहाँ पे यूज कर सकती है, ठीक है। अगेंस्ट जो आपका आधार कार्ड होता है, जो आपकी बाकी डिटेल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट यहाँ पे यूज कर सकती है एज द एविडेंस अगेंस्ट यू। देन जो हमारे सही ऑप्शन है 1, 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया फॉलोज डिफैक्टो सेंसस। Persons who are counted where the persons are counted where they are physically present on the reference date। ये बता रहे थे कि इंडिया फॉलो द डिफेक्टिव सेंसस, डिफेक्टिव मेथड ऑफ, अजान हो रही थी इसलिए रुकना पड़ा। इंडिया फॉलोज द डिफेक्ट मेथड ऑफ सेंसस। देन अब देखिए हमारे पास जो डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, याद रखेंगे। एक तरीका हमारे पास होता है डिफेक्टो, इंपॉर्टेंट लिख के रखो, डिफैक्टो। दूसरा हमारे पास होता है डिजोर। ये हमारे पास दो तरीके जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जो हमारा फर्स्ट डिफैक्टो का मतलब क्या होता है, जो जहां पे है वो वहीं पे काउंट होगा। persons are counted where they are physically present on the reference date। that means ये हमारा सही है, both 1 and 2 are the correct option। डिफैक्टो समझ आया, डिफैक्टो का मतलब है जो जहाँ पे है। अगर कोई इंसान, जैसे मैं अभी रह रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम स्टेइंग इन द कुलगाम, आई एम लिविंग इन द कुलगाम के बाद अगर मैं श्रीनगर जाऊँगा मुझे वहीं पे ही क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। लेकिन डिजोर क्या होता है, डिजोर ये आपको कहाँ पे काउंट किया जाता है, फ्रॉम योर ओरिजिनल रेसिडेंस, जहां पे आपकी रेजिडेंट एड्रेस पे, जो मेरे गांव का नाम है, मेरे गांव का नाम कातरसू है, ठीक है ना, आई एम लिविंग इन द कातरसू। मुझे यहां से जो मेरा घर है, मुझे घर से ही क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। यहाँ पे पर्सनल आ जाएंगे, वो हमारे घर आ जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर वे में काउंट किया जाएगा। लेकिन याद रखेंगे इंडिया में जो सेंसस मेथड फॉलो होता है, ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, दैट इज वी हैव दिस डिफैक्टो मेथड। समझ आया ना, डिजोर एंड डिफैक्टो। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर, अभी मैं आपको बता रहा था डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी देखा, काउंटेड वेयर फाउंड ऑन, जहां पे भी आपको दिखा जाएगा। देन डिजोर का मतलब क्या होता है, काउंट एट यूजुअल रेसिडेंस, जहां पे आप रहते हो। देन हाउस लिस्टिंग, इन्यूमरेशन ऑफ हाउसिंग स्टॉक्स। इसका मतलब जो सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 and 3, ए पार्ट हमारा ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 किसके बारे में बताता है, सेंसस, जो मैं आपको अभी बता रहा था सेंसस। कुछ क्वेश्चंस हमने इसके रखे 27 के। फर्स्ट, इट इज द 16th डेसिनियल सेंसस एंड 8th पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब से हमने सेंसस स्टार्ट किया है, फ्रॉम द ईयर 1881 से फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, उससे पहले एक बार हुआ था 1872। ये तो आपको डिटेल पता होगी, ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। एंड 8th, अगर आज़ादी के बाद देखेंगे 1947 के बाद, ऑब्वियसली इट इज़ आवर 8th सेंसस। फॉर द फर्स्ट टाइम डाटा विल बी कंडक्टेड एंटायरली वाया मोबाइल डेटा एप्लीकेशन विद सेल्फ इन्यूमरेशन ऑप्शन।
हमने भी जब यहाँ पे सेंसस हुआ था, हमारी फैमिली, हमने खुद यहाँ पे क्या किया था, अपने जो हमारे ये दिस डिटेल्स थे वो हमने खुद फिल किए थे यूजिंग द मोबाइल फोन। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, डिजिटल सेंसस है। एंड देन द थर्ड, द ऑफिशियल मस्काट अनवीलिंग फॉर सेंसस 2027 आर प्रगति, प्रगति हमारी फीमेल है, एंड विकास, विकास हमारा क्या है, मेल है। इंपॉर्टेंट है, 100% ही आप याद रखोगे, आने के चांसेस है। प्रगति ऑप्शनल मस्काट, दो हमारे ऑप्शनल मस्काट्स है, फीमेल के लिए प्रगति और विकास, विकास इसके लिए मेल के लिए। अब इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए जो हमारा सेंसस होगा ये मैं आपको पहले ही बताऊंगा, ये 2 हिस्सों में हो जाएगा। कितने फेजेस में? इट विल बी कंडक्टेड, कंसिडर द फॉलोइंग टाइमलाइंस एंड फेज ऑफ सेंसस, इट विल बी कंडक्ट, याद रखेंगे, सेंसस 2027 विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। फेज फर्स्ट, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जहाँ पे घरों को काउंट किया जाएगा, ठीक है ना, कितने घर है, कहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज HLO सेंसस, ठीक है ना। इन्वॉल्व हो 30-day विंडो पर स्टेट, UT फ्रॉम अप्रैल 1 से लेकर 30 सितंबर 2026, जो अभी आपका फेज फर्स्ट चल रहा है, याद रखेंगे, राइट नाउ द फेज फर्स्ट इज गोइंग। अब फेज सेकंड में क्या होगा, पॉपुलेशन, उसके बाद पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा। इज शेड्यूल्ड फ्रॉम फरवरी 2027 से पॉपुलेशन एन्यूमरेट, अभी वो क्या करें, दे आर जस्ट लिस्टिंग द हाउसेज, देख रहे हैं कितने हाउसेज है। देन कास्ट एन्यूमरेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग फेज 1 along with the housing characteristics। ये तो गलत है, याद रखेंगे, जो हमारा कास्ट एन्यूमरेशन है, इट विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द फेज, नॉट फेज फर्स्ट, ये फेज सेकंड में हमारा कंडक्ट किया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, मस्कट वाला और जो हमारा ये वाला, यहाँ पे कितने फेजेस में ये कंडक्ट किया जाएगा, और जो कास्ट एन्यूमरेशन है ये किस फेज में हमारा होगा। देन उसके बाद वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 23। Consider the following statements regarding the legal framework of Census 2027. The first question is, Census of India is a subject under the state list of the 7th schedule of the Constitution। ये हमारा बेटा गलत होगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये गलत होगा, क्योंकि it is included in the union list। पढ़ा होगा आपने, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत में इन डिटेल लिखे हुआ है। अगर नहीं पता है वो एक बार वहां पे देखो। देन द लीगल अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग सेंसस इज डिराइव्ड फ्रॉम, 100% है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंसस एक्ट। अब ये कब हुआ था, 1948 में। देन द इंडिविजुअल details collecting under the census are confidential and cannot be used as evidence in the court of law without, जब तक आपको यहाँ पे कोई अथॉरिटी अलो नहीं करेगी तब तक जो हमारी यहाँ पे इंडिविजुअल डिटेल्स है दे आर कॉन्फिडेंशियल, कोई यहाँ पे यूज नहीं करेगा वो, ठीक है ना। इसका मतलब जो सही ऑप्शन है 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये तो आप खुद से बताओगे। फेज 1 मैंने आपको बताया, फेज 2 मैंने आपको बताया, 2011 सेंसस भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे बताया। अब आप क्या करोगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है ये इसका आंसर, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट किया करो, इससे मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करो, अभी लाइक करो और सब शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, ताकि हमें यहाँ पे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ठीक है। उसके बाद वी हैव, आई एम ट्राइंग, और हाँ वन मोर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट है। अपडेट ये है कि मैं अभी मेरी बात चल रही है 1-2 टीचर से, अगर कहीं पे अवेलेबल हुए देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट द साइनस पोर्शन फॉर FAA एग्जाम, दैट टू ऐसे क्वेश्चन होंगे और ऐसा मैं सर लाऊंगा, यू विल बी लाइक, आप देखते रह जाओगे कि वो सर यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह वेरी सून ही विल ज्वाइन अस, डेफिनेटली बात चल रही है अभी, अगर डील हमारी हो गई ही विल ज्वाइन यू, ठीक है ना। लाइक देखिए, मुझे उसको पैसे भी देने हैं और अभी यहाँ से मेरा जीरो अर्निंग भी कुछ नहीं आ रहा है। अब जस्ट अगर इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ विदाउट नोइंग ये कहाँ जाएगा आगे, मैं
स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत सारे बच्चों ने बताया था सर साइंस स्टार्ट कीजिए, साइंस मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो मैं नहीं पढ़ा सकता। बाकी जीएस तो चलो ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। अब साइंस के लिए मुझे नई टीचर हायर करनी होंगे। देखता हूँ मैं, पहले भी मैंने 1-2 बार बात की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे फ्रेंड्स थे, लाइक नहीं माना। क्या उनका पर्सनल रीजन था। इवन मैंने उनको बोला था आई विल पे यू, मैं मनी आपको पे करूँगा अगर आप विलिंग हो, ये ठीक है ना, स्टार्ट करने के लिए, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन। लेकिन अभी कुछ 1-2 टीचर से मेरी बात चल रही है, देखते हैं कि अगर वो आ गए या तो ठीक है ना, इंशाल्लाह आई होपफुल हूँ मैं कि इस बार वो मानेंगे। 2 जगह बात चल रही है, तो तब तक जब तक मेरा वीडियो आ जाएगा तब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं जो अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे इसका फ़ायदा मिले, और इतनी ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इसका भी फ़ायदा मिले। देन वी हैव दिस with reference to the phase फर्स्ट जो हमने बताया हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2027, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है? द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुझे कमेंट में बताओ हु इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, नोटिफाइड 33 क्वेश्चंस फॉर फेज 1। 100% सही है। अब ये 33 क्वेश्चंस क्या है, जब मैं इसका वीडियो लाऊंगा, डिटेल वीडियो, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप याद रखेंगे उन्होंने क्या किया है। 33 क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्या खाते हो, कहाँ पे रहते हो, कैसे आप रहते हो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, हर कोई चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल पैरामीटर्स, फ्लोर कैसा है, वॉल कैसा है, रूफ कैसा है, वर सेपरेटेड इनटू 3 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस इन सेंसस 2027। बिल्डिंग आपका घर कैसा बना है, फ्लोर कैसा है, वॉल कैसी है, रूफ कैसा है, ये 3 अलग क्वेश्चंस में सेपरेट किया गया है। ये भी हमारा यहाँ पे 100% सही है। देन वी हैव क्वेश्चन मार्कड विद एन एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? जो ये हमारा स्टार साइन बना होता है, दिस कॉल्ड एज एस्ट्रिक, आर ऑटोमेटिकली फिल्ड ड्यूरिंग सेल्फ एन्यूमरेशन। बेटा ये गलत है। ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी स्टार लगा होता है ना, आपने देखा होगा वहाँ पे हमें उन चीज़ों को फिल करता है। जब आप सबमिट करते हो ये ऊपर दिखा रहा है कि दीज कॉलम्स आर पेंडिंग। जहाँ पे भी आप एस्ट्रिक दिखाओगे दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली नहीं, यू हैव टू फिल दोज ऑप्शंस मैन्युअली, आपको यहाँ पे वो फिल करने ही होंगे। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर। ये तो गलत हो गया। 1 and 2 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल फीचर्स। अब कौन से फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन सेंसस 2027? जियो टैगिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, जहां पे आप रह रहे हो, इज इंट्रोड्यूस्ड टू असिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट। 100% जियो टैगिंग को इंक्लूड किया गया है। ए सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल, जो मैं अभी आपको बता रहा था, यूजिंग द फोन allows households to fill details using QR code और OTP ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ये भी ठीक है। थर्ड, पेपर शेड्यूल्स आर कंप्लीटली इलीगल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एनीवेयर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। नहीं, ये तो हमारा गलत है। अब गलत क्यों है? जो हमारी रिमोट एरियाज है, जहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी ही नहीं है, वहाँ पे लोग कैसे अपना जो उनका डेटा है वो इंसर्ट करेंगे या फिलअप करेंगे? वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप पेपर शेड्यूल्स का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट लीगल। यू कैन, देखो जहाँ तक चल सकता है, जहाँ तक हो सकता है, वहाँ पर क्या कर सकते हो, यू हैव टू यूज योर फोन टू फिल द डिटेल। लेकिन अब कोई एरिया ऐसा है जहां पे मोबाइल का या नेटवर्क कनेक्टिविटी ही नहीं है, वहां पे आप पेपर का यूज कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन गलत है, फिर हमारा सही ऑप्शन है 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। मैं देखूंगा कि आपने यहाँ पे ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो जाएगा और मुझे आपकी यहाँ पे लेवल भी पता चलेगी। आपने एग्जाम के लिए यहाँ, इसलिए मैंने पहले ही बताया था, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है ना। ये भी आपके लिए होमवर्क ही है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड ठहरिए, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 किसके बारे में है? अबाउट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड सेंसस 2027. What is National Population Register? Update is conducted under the, इसको अपडेट करना होगा, under the census, under the citizenship rules 2000
3 where सेंसस इज कंडक्टेड। जो हमारा NPR है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये अलग है, यहाँ पे भी डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड इट इज कंडक्टेड एज पर द सिटीजनशिप रूल्स 2003। लेकिन जो हमारा सेंसस है इट इज कंडक्टेड एज पर द सेंसस एक्ट 1948। 100% डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग सेंसस 2027। जो हमारा 27 है कैन बी डायरेक्टली शेयर्ड विद द, डायरेक्टली नहीं शेयर किया जा सकता है विद द पुलिस फोर्सेस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अभी मैंने आपको बताया जो हमारी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल है। जब तक कोई ग्रेव कंसर्न नहीं होगा तब तक ये पुलिस अथॉरिटी या किसी और अथॉरिटी के साथ यहाँ पे शेयर नहीं होगा। अब ऑप्शंस में हमारे पास अगर दूसरा गया, हमारे पास 1 and 3 द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फंक्शन इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके अंडर ये काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। उसके बाद जो हमारा 29 है, अभी जो मैं आपको बता रहा था, प्रगति हमारी कौन सी है? ये मैच करना है टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। प्रगति फीमेल मस्काट, जो हमारा विकास है, विकास हमारा मेल मस्काट है। देन सेंसस जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, व्हाट इट इज, ये हमारा नोडल एजेंसी फॉर सेंसस ऑपरेशंस है। एंड देन HLO जो फर्स्ट फेज मैंने आपको बताया था, इन्यूमरेशन एप्लीकेंट्स फॉर हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। सही ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29। एंड देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या आ जाएगा? In how many phases is the census 2027 structured into and what is the first phase focus on? कितनी phases में ये डिवाइड है? ऑलरेडी हमने बताया ये हमारा 2 phases में डिवाइड है। फर्स्ट फेज हाउस लिस्टिंग एंड सेंसस के बारे में बताया जा रहा है।